नमस्ते। महाराष्ट्र टीवी 24 में जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में मैं शीला बिडकर आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज जागतिक महिला दिन, इसलिए थोड़ा सा कहना चाहूँगी, ना पढ़े तो अनपढ़ जाहिल है। इसीलिए ऐसा लगता कि औरत होना ये सज़ा तो नहीं है, और पढ़े तो पढ़ाई का घमंड है। शादी न करे तो बदचलन है, और कर ले तो अब आया उठ पहाड़ के नीचे। सबसे मिलकर रहे तो बहुत चालाक है, मिलकर ना रहे तो घमंडी है। पढ़ लिख कर घर पर रहे तो क्या, इतने साल घर में रही, पैसा खर्चा हुआ किस लिए। और नौकरी करे तो अब तो पर ही निकल आए, नौकरी का घमंड है। अपने सहकर्मियों से बात करे तो चलता पुर्जा है, ना करे बहुत छोटी सोच वाली है। बड़ा लंबा चिट्ठा है साहब, कुछ कहे अच्छा है या ना कहे ये अच्छा है, ये तो दुविधा में डालने वाली बात है। लेकिन कुछ कहकर कभी चुप रहकर आगे जाने वाली महिलाओं में से एक है आज के हमारी मेहमान मोनिका मोहोड़ धवड़। नमस्ते मोनिका जी। नमस्ते। आप हमारे महाराष्ट्र टीवी 24 के चैनल में स्वागत है। आपने इस कोरोना काल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट, पुलिस और शिक्षक, ये सभी, यानी कहने की बात यह है तो ये लोग कोरोना योद्धा है। इसीलिए आज मैडम आप लोगों से बातचीत करने आई हैं। तो मैडम ये बताइए कि इस क्षेत्र में आप कब से काम कर रहे हो। मैडम मुझे फार्मेसी में 10 साल हो रहे हैं प्रशासनिक अनुभव के इसमें, और प्रशासनिक अनुभव से मुझे 9 साल का अनुभव है। उसके पहले से भी मैं फार्मेसी इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ। अच्छा, यानी आपको विज्ञान क्षेत्र में ज़्यादा रुचि है। बिल्कुल। और अब ये 1 साल हुआ है, तो 1 साल में कुछ लोग घर में बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, घर में बैठे हुए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो कोरोना काल का आपका अनुभव कैसा रहा। कोरोना यह बहुत कुछ सिखा गया। 1 साल के ये शतक का सबसे बड़ा एक पैंडेमिक रहा है, जिसमें इंसान को इंसानियत से पेश आने के सबक मिल गए हैं। अच्छी बात। जो किसी विद्यालय में बच्चों ने स्कूल में पढ़े नहीं, जो इंटरनेट पे पढ़े नहीं, वो पाठ बच्चों ने पढ़ लिए, माता पिताओं ने पढ़ लिए, बड़े बुजुर्गों ने पढ़ लिए। और इस कोरोना काल ने वो सबको अपने करीब कौन है, असलियत में कौन अपना मित्र है, कौन अपना शत्रु है, ये सारे इसमें दिख पड़े हैं। जो हमारे हित की बात करे वह हमारे सच्चे मित्र हैं, वो जो कड़वी बात करे वो भी हमारे मित्र हैं। ये समझे। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना कि सच बोले कड़वा बोले। मराठी में एक कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। तो सच यानी कड़वा लगता है, बुरा लगता है, लेकिन सच ही सच होता है एक्चुअली। कोरोना अभी ऐसे लोग बोलते हैं कि कोरोना सबके घर में जाने वाला है, यानी किसी को छोड़ने वाला नहीं है ये। तो कोरोना ना हो इसलिए क्या सावधानी। सावधानी तो यही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही है। इसका अनुपालन अगर आप वैक्सीन्स का उपचार भी करते हैं, वैक्सीन्स भी लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो नियमन है WHO ने बताए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, क्लीनिंग के, सैनिटाइजेशन के जो नॉर्म्स है, वो आपको उसका अनुपालन करना ही करना है। इसी से आप कोरोना से बचे रहेंगे। यह हमें सबको घर में, परिवार में, समाज में और हमारे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं उनको हमेशा इस बारे में अपनात कराए, और हमेशा उनको इस बारे में प्रबोधन करना चाहिए कि ये कोरोना जाएगा तो केवल दूरी रखकर, मन की दूरी न रखकर, वास्तविक फिजिकल ये करना पड़ेगा। और इसी से कोरोना को हम मात दे सकते हैं।
और अब कोरोना न हो इसलिए हमने बताया, लेकिन कोरोना होने के बाद क्या करना चाहिए? होने के बाद उसको छुपाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सबसे पहले काम, यानी लोग छुपा रहे हैं, यह कोई छिपाने वाला रोग तो है नहीं। अगर आप छिपाते नहीं हैं, जताते हैं, बताते हैं, इमीडिएट मेडिकल हेल्प लेते हैं, दवाइयों से अपना उपचार करते हैं, बाकी जो गाइडलाइंस है, आयुष की गाइडलाइंस है, उसका अनुपालन करते हुए घर में रह के अपने ऊपर उपचार करते हैं सही, तो आप इससे जल्दी ही निजात पा सकते हैं। उसमें आपको तकलीफ ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आप छिपाते हैं तो आपकी प्रकृति ज़्यादा बिगड़ सकती है। अगर आपको मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी प्रकृति ज़्यादा खराब हो सकती है। और अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, अगर घर में काम करने वाले हैं, या किसी व्यावसायिक अगर आप पेढ़ी में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी कर्मचारी जो है उनको भी आपसे धोखा हो सकता है। तो कोरोना का जो बहाना है या कुछ उसका कारण है वो छिपाएं, बताना बहुत ज़रूरी है। बराबर। ये बात। हाँ, अगर ना हो और जो बताया उसे आजमाइए, सावधानी बरतिए। मैम, आपके घर में कौन कौन है? मेरे पति, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे सास ससुर गांव में रहते हैं, माता पिता है वो भी अलग रहते हैं, लेकिन परिवार बड़ा है। तो आपको तो हमने कोरोना योद्धा कहा है, तो फिर फैमिली है, आपने अभी बताया कि हमारी बड़ी फैमिली है, तो आप ये कैसे कर पाए? यह बहुत बड़ा क्रम रहा है पूरे कोरोना काल में। कि परिवार का साथ अगर नहीं होता, परिवार पीछे नहीं होता, तो शायद हम इस लक्ष्य को पार नहीं कर पाते। ये है परिवार में, मेरा परिवार केवल मेरे रक्त के जो नाते संबंधी है, केवल वे नहीं, मेरी काम वाली जो बाई आती है उसने तक मेरा यहाँ पे इतना साथ दिया कि जब उसको कह रहे लोग कि आप काम करने ना जाए, वह एक वृद्धा एक दंपति है, उनकी सेवा में उन्होंने अप्रैल महीने से भी उन्होंने बहुत सेवा दी। वो केवल मेरे यहाँ और एक वृद्ध दंपति के यहाँ जाते थे, और मेरे यहाँ मेरे बच्चे जो थे मेरे माता पिता के यहाँ थे, कि हमें बहुत घूमना पड़ता था। मेरे पति जो है वो भी मेरे साथ ही मेरे डिपार्टमेंट में है, वो भी कार्यरत है मेरे साथ ही, तो उन्हें भी इस कोरोना काल में बाहर बहुत निकलना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी भी कार्रवाइयाँ होती थी पुलिस स्टेशन, और अधिकतर लोगों में जाना होता था। तो मेरी जो बाई है उसने भी मुझे बहुत सहकार्य किया है। मैं उसकी मदद से तो बहुत आज यहाँ तक इतना बड़ा जो साल भर का मेरा ये दौड़ भाग है वो मैं पूरा कर सकी। अन्यथा मुझे इसमें बहुत तकलीफ होती थी कि घर खुद को संभालना, अपनी मानसिक जो स्वास्थ्य है और अपनी स्वास्थ्य को संभालना बहुत मुश्किल होता था। तो एक स्त्री के साथ में खड़ी हुई जब, तो ये बहुत संवेदनशील और बहुत ही अच्छी बात है। मैं उसको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं हमेशा बोलती भी हूँ, उसकी बहुत प्रशंसा भी करती हूँ, और ये जताती हूँ कि ऐसा ही रहे तो अच्छा है। केवल परिवार ही नहीं, तो परिवार ने तो बहुत साथ दिया है, लेकिन परिवार से विलग मेरी जो मेड्स है उन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। तो काम वाली बाई भी कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर वो साथ नहीं रहती तो मैम काम नहीं कर पाती, इसलिए उसका भी बहुत ज़रूरी है। और उसका आपने यहाँ जो बताया कि वो मेरे पीछे थी, खड़ी थी, तो ये बहुत अच्छी बात है मैम। आप अब ये बताइएगा कि इस दौरान, ये कोरोना के दौरान आपने बहुत सारे काम किए हैं। वो काम करते करते कभी कभी बुरे अनुभव आते हैं, कभी कभी अच्छे अनुभव भी आते हैं। तो इस काल में आपको जो अच्छे और बुरे, ऐसा एक एक अनुभव बताइएगा। बुरे अनुभव यानी लोग बहुत त्रासदी में रहते हैं। क्या होता है कि जब कोई दुख में है, जब किसी को कोई रोग है, तो वो बहुत परेशानी में होता है, तो उसको खुद ही नहीं पता होता कि वो सामने वाले को क्या कह रहे हैं। हम अपनी जो मर्यादा में हैं उसमें अगर कुछ करते हैं, उसमें सहकार्य कर पाते हैं, तो हम
सामने वाले की मदद कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम उसमें मदद करने में विफल रहे तो हमें बुरा भी सुनना पड़ता है। लेकिन हम समझते हैं कि सामने वाला बहुत दुख में है, अत्यंत पीड़ा की उसकी अवस्था है, उसके घर में उसको मानसिक स्वास्थ्य, उसका आर्थिक स्वास्थ्य, उसको हर तरह से चोट पहुंच रही है, तो वो दुखी है। और दुख में जो उसके शब्द निकलते हैं तो वो भी बड़ा हमें बुरा लगता है, लेकिन हम उस पर रिएक्ट नहीं करते, हमारा काम नहीं समझते। लेकिन जब वही पीड़ा में रहने वाले व्यक्ति की हम मदद कर सकते हैं, अगर हमारी हद में होता है और अगर हम उसके कुछ काम आ सके। इस कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शंस में बहुत शॉर्टेज था, तो हमने एक हैदराबाद के व्यक्ति को दिल्ली से बोल के उसको इंजेक्शंस पहुंचवाए। वहाँ पे हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं, कोई व्यक्तिगत हमारा स्वार्थ न होते हुए हम इस काबिल हुए कि हम कुछ किसी के काम आ सके, तो इससे बड़ी बात हमारे जीवन में कुछ नहीं है। और इस दिन के लिए आज मुझे लगता है कि मेरा जन्म हुआ, जो भगवान ने मुझे स्त्री जन्म में भेजा है, आज मेरे जीवन का सार्थक हो गया, ऐसा मुझे लगता है। इस काल में मैं सेवा दे पाई और लोगों के काम आ सकी, इसका मुझे अभूतपूर्व समाधान और शांति है। आपके घर में आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो पेशे से फूड सेफ्टी ऑफिसर है, यानी अन्न सुरक्षा अधिकारी। अच्छा। तो हमारा जो कार्य है करीब करीब एक जैसा है। हम औषधि में औषधि का ख्याल रखते हैं, तो वो अन्न की सुरक्षा के बारे में ख्याल ऐसा। तो उनका सपोर्ट तो उनका ही सपोर्ट है। और ऐसे अगर पति सबको मिले, मेरी शादी के बाद में मैंने उच्च शिक्षा और ग्रहण की। अच्छा। कि मेरे पति का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। और उनका ये था कि मैं और वो दोनों इकट्ठे एक परीक्षा में औषध निरीक्षक के पहले मैंने अन्न निरीक्षक की भी परीक्षाएं दी। अच्छा। तो मेरा किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया इंटरव्यू में। लिखी परीक्षा में हम दोनों पास हुए, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ, तो शायद नियति ने कुछ और सोच रखा था हमारे लिए, इसलिए हम औषधि में पहुंचे और वो अन्न निरीक्षक रहे। पेशे से वो भी फार्मासिस्ट है और मुझे बहुत सपोर्ट है उनका। कभी मेरे प्रति उन्होंने ऐसा ये नहीं जताते कि उनको पता है कि मेरी बीवी पूर्ण सक्षम है, इसलिए वो कभी डरते नहीं। अगर कभी भी कोई परेशानी होती है तो मेरे पीछे वो भी खड़े रहते हैं, हम दोनों एक को बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत रहती है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि एक कामयाब औरत के पीछे उसका हस्बैंड यानी आदमी ही है, और आदमी नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य पर बात कर रहे हैं, फिर भी औरत के पीछे आदमी का होना, परिवार का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैडम मैम इसमें मैं आपको थोड़ा इंटरवीन करूंगी। जो अकेली औरतें हैं वो भी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रही है। आज के दौर में लगता है कि बहुत सी औरतें अकेली है, बहुत दुखी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी डिवोर्सी है, सिंगल मदर्स है, बच्चे नहीं है, सिंगल विमेन है जो अपना उदर निर्वाह भी करना चाह रही है, अपने सब कर रही है। व्यक्ति, एक औरत एक व्यक्ति भी होती है। हर व्यक्ति को खुश रहने का, सुखी रहने का, आत्मनिर्भर रहने का बहुत अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। वो उसको परिवार से ही आए ज़रूरी भी नहीं लगता। मैं बहुत मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ। मुझे आशीर्वाद मिला है कि मुझे एक परिवार मिला, लेकिन कई ऐसी औरतें जिनकी कोई परिवार नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को खुश रहने का अधिकार। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि परिवार नहीं है तो व्यक्ति या वो औरत खुश नहीं रह सकती। सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद से प्यार करें सबसे पहले। तो मुझे लगता है कि आप अगर खुद अच्छे हैं तब अपना घर, अपना समाज, अपना शहर, अपना विभाग, अपना सब संभाल सकते हैं। अगर आप खुद बहुत दुखी हैं तो सामने वाले को क्या संभालेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट खुद को संभालना है। आजकल की औरतें अपनी मानसिक आरोग्य की तरफ, अपनी शारीरिक आरोग्य की तरफ ध्यान नहीं रखती। हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने सब छोड़ के पहले अपने आप की तरफ ख्याल देना चाहिए। अगर वो अपने आप को अच्छा रखेगी, अपना मूड सही रखेगी, अपना सब उसका सही रहेगा, तभी वो प्रॉस्पर कर सकती है, आगे बढ़ सकती है अच्छे से। तो एक प्रगल्भ,
स्वस्थ समाज की निर्मित एक स्वस्थ औरत से ही हो सकती है, ये मेरा बहुत मानना है। यानी कि खुद को पहले टाइम दो, वक्त दो, और खुद को अच्छा रखेंगे आप तो परिवार, समाज, देश सबका आप लोग ख्याल रखोगे। इसलिए खुद को पहले अच्छा रखो, खुश रखो, आनंदी रखो, हंसते रहो और हंसाते रहो, ये मंत्र है। मैम, आज की नारी, उनको करियर के बारे में आप कुछ बताएंगे? क्योंकि बहुत गलत होती है, क्या करे क्या ना करे, तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्या करना चाहिए। जनरल में या ऐसे? जनरल है, हाँ। कैसा है कि उदर निर्वाह का प्रश्न है। बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल और माँ बाप भी खर्चा कर रहे हैं लोन ले लेके उनके, लेकिन बहुत बार होता है कि टेक्निकल कोर्स करने के बाद में उनको जो ज्ञान मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है, और उसके बाद उनको जॉब्स लग सकती है, वो सीधे काम पे जुट सकते हैं। ऐसे कोर्सेज में निवेश करना बहुत अच्छा है। टाइम पीरियड कम है और जल्दी अगर नौकरी आपको चाहिए, वैसे ही महिलाओं के पास समय कम है, अन्यथा उनकी शादी करवा दी जाती है, बाकी सब उनके ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा उनके पास में प्रेशर भी है। तो कम से कम समय में औरतें और लड़कियां जो है वो कुछ करना चाहती हैं। तो मुझे लगता है टेक्निकल कोर्सेस में जाना बहुत ही अच्छा है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो साइंस का सेक्टर हो, ITI हो, इसमें उन्होंने चूज करना चाहिए ताकि कम समय में वो अपने लक्ष्य तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब मैं आखिरी सवाल पूछूंगी आपको कि आप फार्मासिस्ट हैं जी, इसके अलावा आप किस में रुचि रखते हो? बड़ा कठिन सवाल है मुझे। नहीं, क्योंकि क्या होता है, डॉक्टर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, CA रहते हैं, लेकिन उनको उनके प्रोफेशन के अलावा भी आर्ट में, किसी को आर्ट में, किसी को ड्राइंग में, किसी में ड्रामा में, किसी को सॉन्ग में, ऐसी रुचि में, पढ़ने में, तो आपको ऐसे क्या लगता है कि रुचि तो बहुत है। हाँ, वही। मुझे घूमने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बाहर घूमना बहुत पसंद है। गाना, सिंगिंग का बहुत शौक है, डांसिंग का भी शौक है, लेकिन अभी वो कम हो गया है। बच्ची जब मेरी छोटी कुछ गलती करती मैं उसको समझाती हूँ, ऐसा नहीं है। और बाकी मूवीज देखने का बहुत शौक है। अच्छा। और मेरे बारे में तो बताऊँ अगर, तो मैं कभी ऐसे लड़कियों के साथ में या इसमें नहीं, ऐसा लगता है हमेशा अलग से रहने का ही मुझे रहा है। अच्छा। सबसे बड़ी हूँ शायद घर में, इस वजह से रहा है। हाँ, हो सकता है। बड़े लोगों के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है और जिम्मेदारियां रहती है। छोटे हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी है। गाने का बहुत शौक है और खाना बनाने का। लोग आए घर में, आप भी आइए, बिल्कुल बिल्कुल बहुत शौक है। तो ऐसा मुझे लगता है कि मेरा घर हमेशा भरा होना चाहिए। मेहमान आए, मेहमान नवाजी का मुझे बहुत शौक है। ये है, यानी सभी को नहीं रहता। बहुत सारे महिलाएं देखती हूँ मैं, या घर के माहौल लगती हूँ कि कोई आया तो मुंह फूल जाता है। हाँ, लेकिन मुझे भी पसंद नहीं है वो बात, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर आपके यहाँ कोई आया है तो उसका स्वागत तो करना ही चाहिए, और अच्छे मन से, अच्छे मुँह से, वो तो करना ही चाहिए। अतिथि देवो भव ऐसा कहा है। इसीलिए मैम, अभी जो आपके प्रोफेशन में नए फार्मासिस्ट जो है या आने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए आप क्या बात बताएंगे? जो महिला फार्मासिस्ट है, जो आ रही है, नवनीत जो है, पढ़ के आ रही है बाहर, उनके सपने हैं, लेकिन वो सपनों में अपने ऐसी खो गई है कि अपने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कहीं पे देके, रेंट से देके अपना नुकसान करते हैं बच्चे। तो उनको मैं कहना चाहती हूँ कि सजग रहे, खुद सामने रहे। फार्मेसी में जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ आपका पूरा ध्यान हो, वहाँ पे आपका पूरा ध्यान रहे, लक्ष्य रहे, ये बहुत ज़रूरी है। आप इतनी मेहनत से जो पढ़ना लिखना कर रही है,
माता पिता के और आपके खुद के अथक परिश्रम लगा के आप परिवार का पैसा सब और समय देकर जो पढ़ाई कर रही है, बहुत उच्च शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, उसे जो लोग बेकायदेशीर काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनका साथ इसमें ना दे। आप खुद सजग रहे। जहाँ पे गर्भपात की गोलियाँ, नींद की गोलियाँ, अन्य जो दवाइयाँ हैं, इसके बारे में आप सचेत रहे कि आपके लाइसेंस का दुरुपयोग बाकी लोग न करें, गैर फायदा ना उठाएं। इस बारे में आपको चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसा कुछ आपको बताना चाहिए, तो आप कभी भी FDA नागपुर अन्न औषध प्रशासन में आप हमसे मिलके आप संपर्क कर सकते हैं और ऐसी सूचना, ऐसी जानकारी हमें दे सकते हैं जो आपको गलत लगे। तो आप चौकन्ना रहना। आजकल के लड़के लड़कियों को स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ कि अपना दायित्व को समझे, सजग रहे और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। आप सीखिए, काम सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है। घर पे बैठ के हम काम नहीं सीख सकते। घर पे बैठ के कोई भी माँ की कोख से सब सीख के नहीं आता। यहीं आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। काम करके, अनुभव लेके ही आपको अनुभव आ सकते हैं। आप अगर घर में बैठेंगे, और फार्मेसी प्रोफेशन से तो अच्छा मुझे कुछ लगता ही नहीं है। फ़ैन की हवा के नीचे, टीवी के सामने अगर आप चाहें तो वहाँ पे आपकी फार्मेसी में सब सुविधाओं के साथ ठंडे पानी, फ्रिज तो है, तो ठंडे पानी में अगर आप ठंडे पानी पी के बिल्कुल आप सेवा दे सकती हैं, तो इससे अच्छा काम नहीं है। आप लोगों से रूबरू होकर उनकी परेशानियों को बात करके हल कर सकती है, कम कर सकती है, और जो लोग दुखी हैं उनकी मदद कर सकती है। तो यह बहुत ही नेक एक प्रोफेशन है, नेक एक बिज़नेस है, जिसमें आप आए और अपने आप को प्रगत करें। यही मैं संदेश अपनी नई नवनीत फार्मासिस्ट जो आ रही है उनको देना चाहती हूँ। क्या बात है। आपकी प्रोफेशन में अब 10 साल हो गए आपने कहा है, तो आपके प्रोफेशन में आगे का कुछ प्लान है आपका? आगे क्या करना चाहोगे आप? ये तो ऐसा है कि जैसे डॉक्टर पढ़ लेता है तो उसकी जो है अंतिम समय तक वो डॉक्टर है, तो वैसे फार्मासिस्ट मैं भले ही एज एक औषध निरीक्षक की तरह मैं निवृत्त हो जाऊँ, रिटायर हो जाऊँ, लेकिन मैं फिर भी एज अ फार्मेसी में मेरा बहुत मन है कि बुढ़ापे में तो भी मुझसे रहा नहीं जाएगा। मैं किसी सरकारी दवाखाने में, जहाँ कोई PSC में बैठता भी नहीं होगा, ऐसी जगह जाके सेवा देना चाहूँगी। जहाँ कोई दवा भी बांटने के लिए नहीं है, वहाँ जाके आखिरी दम तक काम करना चाहती हूँ। यही मेरी इच्छा है। ये सोच रखने वाली लेडी आज अपने बीच में आई है, और जो बताया है वो बहुत ही अच्छा है। आप भी गौर कीजिएगा, और अगर हो सके तो अब तो इसकी बहुत ज़रूरत है कि जिसको ज़रूरत है उसको सहायता करने की सोच लीजिएगा। मराठी में विंदा करंदीकर ऐसे कवि हैं, उन्होंने कहा है औरत के बारे में, मराठी में कहा है, अगर समझे तो समझ लेना, नहीं समझे तो फोन करके पूछ लेना इसका अर्थ। स्वागतासाठी सुहासिनी असते, वाढताना यक्षिणी असते, भरवताना पक्षिणी असते आणि साठवताना संहिता असते, भविष्यासाठी स्वप्न सखी असते। ऐसी औरत की संकल्पना है विंदा करंदीकरा ने बताई है। ऐसे औरत को सलाम। आज हमारे बीच में मोनिका जी आई है, अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, तो आप भी गौर कीजिएगा। धन्यवाद मैम, थैंक यू। आप आए, आपका कीमती वक्त दिल से निकाल कर और हमें अच्छी अच्छी बातें बताई। TV 24 का भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच।